हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। पिछले वीडियो में आप लोगों ने एक ऐसा सेंटेंस देखा था डायलॉग टाइप जिसको मैंने अधूरा छोड़ दिया था और उसे अगले वीडियो में दिखाने के लिए आपसे हमने बोला था। तो ज़रा सबसे पहले उसको थोड़ा सा रिमाइंड कर लीजिए और रिमाइंड करने के बाद में हम फिर उसी को आगे बढ़ाएंगे। देखिए यहाँ पर हमने इस एग्ज़ाम्पल को आपको पढ़ाया था, ज़रा उस एग्ज़ाम्पल को थोड़ा सा देखिए ताकि आप रिमाइंड कर सकें हम क्या पढ़ा रहे थे और फिर इसके बाद हम शुरू करते हैं। ये देखिए, जी हाँ, आप इस हिस्से को ना लेंगे तो काम चलेगा, लेकिन सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। जी हाँ, आप लोगों ने देख लिया। अब आप इधर देखिए, यहाँ पर वही एग्जाम्पल लिखा हुआ है जो मैं पिछले वीडियो में आपको पढ़ा रहा था। अब यहाँ पर इस एग्जाम्पल को हम वंस अगेन यहाँ पर फिर से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, लेकिन जिन बच्चों ने पिछला वीडियो मेरा नहीं देखा है तो इस आई बटन को जाकर के क्लिक करें और वहाँ से जाकर के पिछले वीडियो को देखेंगे तो वहाँ डायलॉग टाइप नरेशन किस तरीके से किए जाते हैं आपको डिटेल में समझ में आएगा। मैं अब उसी बात को आगे लेकर के बढ़ता हूँ। आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। यहाँ पर आपके पास एक डायलॉग टाइप नरेशन ही रखा हुआ है और हम उसी को हल करके फिर से एक बार देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जॉन एंड रिचर्ड, देयर आर टू गाइज हियर टॉकिंग टू ईच अदर। और वो लोग आपस में क्या बातें कर रहे हैं ज़रा गौर से देखिए। जॉन रिचर्ड से कहता है, विल यू गो टू स्कूल टुडे? क्या तुम स्कूल जाओगे आज? तो रिचर्ड एक शॉर्ट सा आंसर देता है, नो। वेल, जॉन फिर से उससे एक क्वेश्चन करता है और वो भी एक शॉर्ट क्वेश्चन ही है जो स्पोकन वे में यूज़ किया जाता है और वो बोलता है व्हाई। तो फिर से रिचर्ड ने भी एक शॉर्ट आंसर ही दिया है। एक्चुअली दिस आंसर इज ऑल्सो नॉट ए फुल आंसर बिकॉज हियर इज ओनली एंड ओनली अ सबऑर्डिनेट क्लास एंड अ सेंटेंस विथ ओनली अ सबऑर्डिनेट क्लास नेवर एग्जिस्ट्स। सो यहाँ पर एक अंडरस्टूड है प्रिंसिपल क्लास। सो इस एक्चुअली ये देखने में आपको बहुत ही छोटा सा लग रहा होगा, बट यहाँ पर इतनी छोटी छोटी और बड़ी बातें हैं जिनको आपको बहुत ही अच्छे से देखना है, बहुत अच्छे से इसको समझने का प्रयास करना है, क्योंकि इसी तरीके के स्पोकन वेज होते हैं, इसी तरीके के स्पोकन डे टू डे स्पोकन इंग्लिश होती है और उन पे जब ऐसे सेंटेंसेस आते हैं और इनको हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो हमें बहुत ही छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना होता है। चलिए उनमें से कुछ छोटी बातों को मैं आज आपके सामने इंट्रोड्यूस करता हूँ। सो फॉलो मी। लुक, यहाँ पर जॉन ने रिचर्ड से बोला। सो मैंने आपको पहले बतलाया था कि अगर यहाँ पर कुछ टॉकिंग हो रही है, कन्वर्सेशन हो रही है, तो वहाँ पर दो लोगों के नाम लिखे होते हैं और सिंपली एक जॉन है वो ये बोलता है, सो जॉन सेड टू रिचर्ड, और ये आपकी रिपोर्टेड स्पीच है। समटाइम्स यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमाज लगे भी होते हैं और कभी कभी नहीं लगे होते हैं। मैंने पिछले एग्जाम्पल पर यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमाज नहीं लगाए थे क्योंकि नॉर्मली ऐसा ही होता है कि जब डायलॉग टाइप कन्वर्सेशन होती है तो वहाँ पर इन्वर्टेड कॉमाज नहीं लगे होते हैं, बट समटाइम्स वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि इन्वर्टेड कॉमाज भी लगे होते हैं। सो दिस डजंट मैटर। आपको सिंपली देखना है, इन सभी प्रकार के सेंटेंसेस से अपने आप को फैमिलियर करना है, आपको अच्छे तरीके से इनको पहचानना है और फिर देखना है आपको। चलिए, तो जॉन और रिचर्ड के बीच में जो चल रही बात है हम उसको आगे ले जा करके और इनडायरेक्ट स्पीच में उसे कन्वर्ट करते हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत ध्यान से उन सभी चीज़ों को देखना है, समझना है। ओके, तो सिंपली ये क्या है एक्चुअली? दिस इज ओनली अ रिपोर्टेड स्पीच और यहाँ पर सेड टू छुपा हुआ है। सिंपली क्या बोलना है? जॉन सेड टू रिचर्ड, और जब रिचर्ड बोलेगा तो रिचर्ड सेड टू जॉन। ये आपको अपने माइंड में अच्छे तरीके से सेट कर लेना है और जब आप जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में उसको चेंज करोगे तो आप फिर वैसे ही रिपोर्टिंग क्लास बनाएंगे। देखिए जरा कैसे हम रिपोर्टिंग क्लास बनाते हैं। जॉन और रिचर्ड के बीच में टॉकिंग हो रही है। वेल, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। जॉन सेड टू, बट अब सेड टू को चेंज करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर सेंटेंस क्या है? सेंटेंस विल यू गो टू स्कूल टुडे? इट मीन्स दिस सेंटेंस इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड स्पेशली दैट इंट्रोगेटिव सेंटेंस बिलोंग्स टू yes or no टाइप कैटेगरी बिकॉज दिस सेंटेंस स्टार्ट्स विद द हेल्पिंग वर्ब। ओके, तो यहाँ पर हम रिपोर्टिंग वर्ब को क्या करते हैं? आस्क्ड में बदल देते हैं अगर वहाँ पर कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। सो जॉन आस्क्ड, किससे बात कर रहा है वो? रिचर्ड से। ऑल राइट, रिचर्ड। तो जॉन आस्क्ड
रिचर्ड, और फिर इसके बाद अब आप देखते हैं ये है वो रिपोर्टेड स्पीच। बट रिपोर्टेड स्पीच को शुरू करने से पहले बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि आप एक कंजंक्शन लगाते हैं। सो वंस अगेन आप देखिए यहाँ पर कौन सा कंजंक्शन लगाएंगे, अच्छे से रिकॉल करिए, आप लोगों ने पहले पढ़ रखे हैं। जी हाँ, ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए आपको उसमें इफ़ या वेदर लगाना पड़ेगा। इफ़ लगाएं या वेदर लगाएं, जो मर्जी हो सो लगा दीजिए। चलिए हम यहाँ पर इफ़ लगा देते हैं, आपकी इच्छा हो आप वेदर लगा सकते हो, डोंट वरी। वेल, अब आगे चलते हैं। आगे क्या रूल है? आगे रूल है कि अगर यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर अर्थात रिपोर्टेड स्पीच में कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस रखा हुआ है तो हम कंजंक्शन लगाने के बाद उस सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर देते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस में चेंज करने का मतलब क्या होता है भाई? अरे सिंपली सब्जेक्ट को पहले रखते हैं, हेल्पिंग वर्ब को बाद में रखते हैं। ओके, सो सब्जेक्ट इसका क्या है? यू, पहले इसको लाते हैं। अब यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, कहाँ से बदलेगा? आप अच्छी तरह से जानते हैं रिचर्ड से बदलेगा, क्योंकि आपको मैं कई बार पिछले वीडियोस में ये बता चुका हूँ। सो रिचर्ड क्या है? एक लड़का ही है, और लड़के के लिए हम ही नामक प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। ओके, सो ही। अब ये ही क्यों हो गया? क्योंकि ये यू सब्जेक्टिव केस में रखा है, इसकी वर्ब है गो, सब्जेक्टिव केस में है, रिचर्ड से बदला। रिचर्ड एक लड़का है, लड़के के लिए हमने ही सब्जेक्टिव केस में रख दिया। ऑलराइट, सब्जेक्ट हमने पहले रख दिया, इसके बाद विल बाद में जाएगा, और विल को हमने वुड में चेंज करना है। ओके, बिकॉज द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस। सो दिस इज द रूल, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब of a indirect speech is in past tense, then you'll have to change the tense of that verb. So यहाँ पर will को हम would में चेंज कर देते हैं, आपको अच्छी तरह से मालूम है। आगे देखिए, if he would go to school and अगला word जो है today. So today is also a word that shows nearness of time. So you have to change that word also, and you know very well today is changed into that day. So let us change today into that day. All right. So here is that day and full stop. You have to remove question mark at the end of the sentence, and here you'll have to put full stop. All right. Okay. Let us move ahead. आगे बढ़ते हैं जरा। रिचर्ड अब रिचर्ड रिप्लाई करता है किसको? जॉन को। तो अब आप यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर मैं फिर से आपको बताना छूट गई मुझे, और उस चीज़ को आपको फिर से देखना है। मैंने मुझे फिर से रिकॉल हो रहा है, पिछले वीडियो में मैंने यहाँ पर देखिए जॉन एंड रिचर्ड, ये दोनों ही बॉयज़ हैं, और जब दोनों ही बॉयज़ हैं तो आप देखते हैं कि दोनों ही थर्ड पर्सन हैं, दोनों ही सिंगुलर नंबर हैं, और उनका जेंडर भी सेम ही है। दोनों ही लड़के हैं, यानी जेंडर भी सेम है दोनों ही। ओके, सिंगुलर नंबर में भी ये जॉन एक वचन है, रिचर्ड भी एक वचन है। तो जब ये तीनों चीज़ें सेम होती हैं, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, ये जब तीनों ही चीज़ें सेम होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें? पहला तो नंबर, दूसरा जेंडर, ऑलराइट, तीसरा पर्सन, ये तीनों ही जब चीज़ें सेम होती हैं तो जब हम यहाँ पर कोई भी इनसे बदलता हुआ जो प्रोनाउन रखते हैं, यहाँ पर जैसे हमने ही रखा है तो ही के आगे हमें उस व्यक्ति का नाम लिखना होगा, उस पर्सन का नाम लिखना होगा। ओके, तो ये ही किसके लिए आया है? जरा देखिए, यू चेंज किया है आपने, रिचर्ड से चेंज किया है, तो ये रिचर्ड के लिए ही आया है। तो अब आपको यहाँ पर ब्रैकेट में क्या लिखना होगा? रिचर्ड लिखना होगा। चलिए लिख देते हैं यहाँ पर रिचर्ड। ओके, तो यहाँ पर ही के बाद ब्रैकेट में आपको रिचर्ड का नाम लिखना पड़ेगा, ताकि हमको ये पता चल सके कि ये ही कौन है भाई। अब समझने वाले हो सकता है कि वो समझ जाएं जॉन हो सकता है, लेकिन नहीं, आपको यहाँ पर क्लियर करना है कि ये रिचर्ड ही है। दैट्स वाई यू विल हैव टू राइट द नेम ऑफ दैट पर्सन। ओके, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। रिचर्ड आंसर देता है, सो रिचर्ड आगे बढ़ाते हैं। रिचर्ड रिप्लाइड, हमने यहाँ पर रिप्लाइड किया, और रिप्लाई करने के बाद देखिए नो, शॉर्ट सेंटेंस है ये। नो का मतलब क्या है? पहले आप सेंटेंस को पढ़ें, फिर अच्छे से आप खुद ही जानने का प्रयास करें कि इस नो का क्या मतलब है। ये तो आपको तभी पता चलेगा जब आप इस पहले वाले सेंटेंस को अच्छे से पढ़ेंगे। पहले वाला सेंटेंस में क्वेश्चन है, वो क्या है, और उसमें पूछा जा रहा है क्या तुम आज स्कूल जाओगे, तो आंसर में कहा जा रहा है नो। तो नो का मतलब क्या हो गया? नो का मतलब हो गया मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा, है ना? यही तो मतलब हुआ ना? जी हाँ। तो अब ये शॉर्ट सेंटेंस है नो।
तो वैसे तो आप इन द नेगेटिव में आप उसको चेंज कर सकते हैं, आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था, लेकिन आप उस नो को एक फुल फॉर्म में यानी फुल सेंटेंस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और देखिए आपको कैसे, ये आपको अपने माइंड में लिखना है, जो मैं यहाँ पर बोर्ड में लिखने जा रहा हूँ आपको अपने माइंड में लिखना है। क्या है? आई शैल नॉट गो टू स्कूल टुडे। ऑलराइट, ये आपको अपने माइंड में लिख लेना है। अगर आप बिगिनर हैं तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए, रफ वर्क कर लीजिए। अब एक्चुअली क्या होना चाहिए कि नो के स्थान पर ये फुल सेंटेंस है, इस नो का जो मीनिंग है वो ये है, और इस मीनिंग का एक्चुअली आपको क्या करना है? इनडायरेक्ट बनाना है। सो इस तरीके से आप जल्दी से सीख लीजिए कि जो शॉर्ट वेज ऑफ स्पीकिंग होते हैं, उन शॉर्ट वेज ऑफ स्पीकिंग को आपको क्या कर लेना है? रिटन वेज ऑफ फुल सेंटेंसेस, यानी पूरे वाक्यों के जो लिखित तरीके होते हैं वो आपको सीख लेना चाहिए। ओके, चलिए। वेल, सो यहाँ पर हमने देखा रिचर्ड रिप्लाइड। अब अगर आप चाहें तो यहाँ पर जॉन लिख सकते हैं, अदरवाइज लिखने की ज़रूरत नहीं है। और सिंपली आप देखें कि यहाँ पर ये सेंटेंस आपके माइंड में जो बना है वो कौन सा है? असर्टिव सेंटेंस है। और असर्टिव सेंटेंस के लिए आप कौन सी क्रिया लगाते हो, कौन सा कंजंक्शन लगाते हो? वो आप लगाते हो दैट। ओके, सो आपने यहाँ पर दैट लगा दिया, अब चेंज कर दिया। अब ये देखना है कि स्पोकन वेज में ये सेंटेंस बोला गया है। अब जब आप इसको एक फुल सेंटेंस में कन्वर्ट कर रहे हो तो आप कितना हिस्सा इसका ले सकते हैं जो कि एक्चुअली फैशन में है, चलन में है। सो लेट मी टेल यू, मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर क्या आप यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली जब इस तरह के शॉर्ट आंसर्स होते हैं तो वहाँ पर सब्जेक्ट लिया जाता है और हेल्पिंग वर्ब ले ली जाती है और अधिक से अधिक मेन वर्ब तक। तो सब्जेक्ट एंड मेन वर्ब तक आपको जाना चाहिए। बाकी की जो भी रिमेनिंग पार्ट है उस पार्ट को आप ओमिट कर सकते हैं, यानी हटा सकते हैं, उसको आप ना लिखें। ऑलराइट, तो आप इतना लिखिए, आई शैल नॉट गो। और अगर आप चाहें तो शैल नॉट को शॉर्ट फॉर्म में कर दीजिए और गो भी हटा दीजिए, और सिंपली क्या बन जाएगा? शैल नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है शांट, तो सिंपली इसका आंसर क्या हो जाएगा? आई शांट। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप इस फुल सेंटेंस को ना लिखें, नहीं जी, आप जरूर लिख सकते हैं। इफ़ यू विश टू राइट डाउन फुल सेंटेंस देन यू कैन, ओके, बट यू कैन ऑल्सो डू दीज थिंग्स दैट आई एम टेलिंग यू। वो वाली बातें भी आप कर सकते हैं। आप सिंपली इतना लिख सकते हैं, आई शैल नॉट गो, उसको और भी स्टार्ट कर सकते हैं आप, और सिर्फ इतना कर देंगे, आई शांट। लेकिन अगर आप मेन वर्ब को हटाएंगे तो फिर इस हेल्पिंग वर्ब और नॉट को जोड़कर इसका शॉर्ट फॉर्म बना लिया जाता है। जैसे विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है वोंट, शैल नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है शांट, ओके, इज नॉट का, डज नॉट का, इज नॉट का इजंट, डज नॉट का डजंट। तो आपको यह शॉर्ट फॉर्म बना लेना है। अगर आप नहीं बना सकते हैं तो क्या करेंगे? फुल हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, नॉट लगाएंगे और मेन वर्ब, और इतने को ही आप यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच में बदल देंगे। चलिए बदल देते हैं। सो दैट कंजंक्शन लगाया, आई बदला, आई बदलेगा कहाँ से? रिचर्ड से, तो फिर से हो जाएगा ही, क्योंकि आई सब्जेक्टिव केस में है। रिचर्ड से बदला, ही हो गया। अब देखें यहाँ पर हमें फिर से रिचर्ड का नाम लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको बताना पड़ेगा कि वो ये जो ही है ये कौन है, जॉन है या रिचर्ड है, ये आपको बताना पड़ेगा। ऑलराइट, आगे बढ़ जाते हैं। और ही के साथ, आई के साथ शैल लगा, ही के साथ में वुड लगेगा। सो यहाँ पर हमने विल का वुड कर दिया। अब यदि इसे शॉर्ट फॉर्म में चेंज करना है तो एन यहाँ पर लगाइए, एपोस्ट्रॉफी कॉमा ये, और फिर ये वुडंट, ठीक है ना, ही वुडंट। और इसी का मतलब हो गया कि वो स्कूल आज नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप चाहें तो फुल सेंटेंस भी लिख सकते हैं, मैं फिलहाल इतना ही शॉर्ट में लिखूंगा। अगर आप चाहें तो वुड नॉट अलग कर दीजिए, तो फिर गो भी आपको लिखना पड़ेगा, ही वुड नॉट गो, ओके। और अगर आप चाहें तो फिर से गो टू स्कूल और टुडे को वैसे ही आप बना सकते हैं। मैं यहाँ पर इसे फुल स्टॉप लगाता हूँ। फिर से जॉन फिर से एक क्वेश्चन करता है, व्हाई, क्यों? अब ये भी एक स्पोकन सेंटेंस है और फिर से वो शॉर्ट में ही बोला गया है, तो आपको फिर से ज़रा गेस करना पड़ेगा कि इस वाई का क्या मतलब है, वाई मीन्स। तो फिर वही बात है, फिर आपको पहले वाले सेंटेंस को देखना पड़ेगा। रिचर्ड ने क्या बोला है? आई शैल नॉट गो टू स्कूल टुडे। तो उसने क्वेश्चन किया क्यों,
क्यों, तो क्यों का फुल सेंटेंस क्या बनेगा, आप स्कूल क्यों नहीं जाओगे, है ना, यही तो फुल सेंटेंस बनेगा। तो इसको भी आप इस तरीके से बना सकते हैं, वाई विल यू नॉट गो, ये तो हो गया जितने में हमारा काम चल जाएगा, वाई विल यू नॉट गो। और इसको और शॉर्ट करना है तो वाई वॉन्ट यू गो, या केवल वाई वॉन्ट यू शॉर्ट फॉर्म में, इतना भी बोल सकते हैं। चलिए, तो इतने सेंटेंस को हम यहां पर इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर देते हैं। ऑलराइट, सो फुल स्टॉप के बाद आगे बढ़े। जॉन ने क्वेश्चन किया है, सो जॉन अगेन आस्क्ड हमने इसलिए लगाया क्योंकि जॉन ने क्वेश्चन पूछा है, इसलिए आस्क्ड लगाया। आस्क्ड और किससे पूछा है, रिचर्ड से पूछा है, तो आप रिचर्ड के लिए यहाँ पर हिम लिख सकते हैं। ऑलराइट, अगर आप चाहें तो सीधे रिचर्ड ही लिख सकते हैं, दोनों ही काम कर सकते हैं। और फिर से इसके बाद हमने यहाँ पर कंजंक्शन लगाया, तो कंजंक्शन हम वाई ही लगाएंगे, क्यों, क्योंकि अभी हेल्पिंग और से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस नहीं है। सो वाई यहाँ पर एज कंजंक्शन हमने यूज किया, एंड देन फिर आपको वही काम करना है। what work, you will have to change this interrogative sentence into assertive sentence, and you will have to put the subject first and then thereafter helping verb. Okay, so you change होगा फिर से him से, ये him कौन है, रिचर्ड है, तो you subjective केस में है, he हो गया, और फिर यहाँ पर आपको रिचर्ड लिखना ही पड़ेगा। ओके, वेल, वाई ही और रिचर्ड को यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा, फिर इसके बाद विल उधर जाएगा तो वुड हो जाएगा, वाई ही वुड नॉट गो, और बस यहाँ पर आप आकर के फुल स्टॉप लगा सकते हैं, आगे आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। ओके, आगे देखते हैं। रिचर्ड बोलता है जॉन से, फिर से रिप्लाई करता है जॉन को, तो फिर से चलिए रिप्लाई कर देते हैं। नाउ, अब ये यहाँ पर नाउ आप लगा सकते हैं, आप अपनी तरफ से नाउ या देन भी लगा सकते हैं। ओके, चलिए हम देन लगा देते हैं। देन रिचर्ड रिप्लाइड, रिचर्ड ने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया है, बिकॉज। अब यहां पर फिर से आपको थोड़ा सा ठहरना पड़ेगा, देखिए जरा इस सेंटेंस को भी अच्छे से समझिए, अदरवाइज 100% आप वहां पर मिस्टेक करेंगे। भाई क्यों गलती करेंगे, जी हाँ, अगर आप ट्रिकी वीडियोस देखते हैं जिसमें सिंपली 15 मिनट का 16 मिनट का वीडियो होता है और लोग बताते हैं कि मैं ट्रिक आकर बता देता हूँ, आप 15 मिनट में सब कुछ सीख जाओगे, इट्स इम्पॉसिबल माय डियर स्टूडेंट्स, बिकॉज देयर आर सो मैनी थिंग्स टू टेल यू दैट नोबडी कैन सम अप ऑल द थिंग्स विद इन 15 मिनट्स और 20 मिनट्स। लुक एट मी, आई स्टार्टेड दिस वीडियो जस्ट थिंकिंग, when I started making this video, I was thinking that I will finish it up within 15 minutes, but it has already crossed 15 minutes. फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर आपको ये छोटी छोटी चीज़ें आपको निश्चित रूप से ये आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या बोर्ड एग्जाम्स में या जब कभी भी आप प्रैक्टिकल लाइफ में स्पोकन इंग्लिश में जब आप इनका यूज़ करेंगे तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। तो चलिए इस एक बड़ी ही खास और इंपॉर्टेंट चीज़ को समझ लेते हैं। क्या है वो खास चीज़, लुक, बिकॉज, यू नो व्हाट इज बिकॉज, ये क्या है बिकॉज, एंड इफ यू डोंट नो लेट मी टेल यू, बिकॉज इज अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, एंड if any sentence starts with a subordinating conjunction, so that sentence becomes a subordinate clause. So here is a subordinate clause, this the whole sentence here, this is the subordinate clause, and here is a coordinating conjunction, so this becomes a coordinate clause. So this coordinate clause is the coordinate clause of this subordinate clause. Okay, and this subordinate clause must have a principal clause. Okay, because there is no sense without a principal clause. There is no sense of a subordinate clause without a principal clause. So यहाँ पर principal clause तो दी नहीं हुई है। अगर आप लोगों ने थोड़ा सा भी sentences और grammar पढ़ी हुई है तो आपको मालूम होना चाहिए कि कोई भी subordinate clause
बिना किसी प्रिंसिपल क्लास के स्टैंड नहीं करती है, उसका कोई मीनिंग नहीं होता है। फिर क्वेश्चन करेंगे सर अगर इसका कोई मीनिंग नहीं है तो ये क्यों बोली गई? वेल डियर, these are spoken sentences, not written sentences, okay? And if somebody starts speaking, so that person doesn't speak those useless sentences that are not needed to speak at the moment. But here this sentence has been spoken and the principal clause has been not spoken, means that is understood. इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रिंसिपल क्लास वहाँ पर है नहीं, वो है यहाँ पर, प्रिंसिपल क्लास वो यहाँ पर है, बट वो छुपी हुई है, ओके? और स्पीकर ने उसे बोला नहीं। बट नाउ यू आर गोइंग टू रिपोर्ट दिस सेंटेंस इनटू अ रिटन फॉर्म और स्पीकिंग फॉर्म, सो यू विल हैव टू रिपोर्ट द प्रिंसिपल क्लास ऑल्सो। आपको यहाँ पर प्रिंसिपल क्लास भी रिपोर्ट करनी पड़ेगी। और प्रिंसिपल क्लास क्या बनेगी? देखिए जरा, तुम कल स्कूल क्यों नहीं जाओगे, ये प्रश्न पूछा गया है, तो उसका फुल आंसर क्या होगा? मैं स्कूल नहीं जाऊंगा क्योंकि। बीच में क्योंकि आता है, ये ध्यान में रखिएगा कि बिकॉज से अकेला कभी कोई सेंटेंस शुरू नहीं होता है, ओके? बिकॉज एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और वो हमेशा ही सेंटेंस के बीच में आता है और उसके पहले एक प्रिंसिपल क्लास रखी होती है। मैं आपको यहाँ पर लिखकर बता देता हूँ, प्लीज़ इसको ज़रा देखिए। क्या है? ये पूछा गया है कि तुम वहाँ स्कूल क्यों नहीं जाओगे, तो यहाँ पर रिचर्ड का फुल सेंटेंस होगा क्या? आई शैल नॉट गो टू स्कूल बिकॉज, यहाँ पर आएगा बिकॉज माई मदर इज इल एंड I have to look after her. This is actually a full sentence that Richard wants to say. Okay? But यहाँ इस सेंटेंस को यहाँ पर नहीं बोला गया है, जो कि प्रिंसिपल क्लास है। और ये प्रिंसिपल क्लास है, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और ये आपकी सबऑर्डिनेट क्लास है। तो सबऑर्डिनेट क्लास तो अकेले बोली गई है और ये प्रिंसिपल क्लास यहाँ पर नहीं बोली गई। तो फिर आपके पास दो रास्ते हैं भाई। जब आप यहाँ पर रिप्लाई करेंगे, रिप्लाई करने के बाद ये असर्टिव सेंटेंस है तो आप यहाँ पर दैट लगाएंगे, कंजंक्शन लगाइए दैट, और इस पूरे सेंटेंस को बोलिए। और पूरा सेंटेंस कैसे बोल करके लिखेंगे? फिर से वैसे ही, आई चेंज होगा रिचर्ड से, तो यहाँ पर ही हो गया, आपको यहाँ पर रिचर्ड लिखना पड़ेगा, रिचर्ड, और फिर इसके बाद आगे ही के साथ विल लगेगा तो वुड हो जाएगा, वुड नॉट गो टू, या गो अकेले लिख दीजिए और ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं गो टू स्कूल। अब आप लगाएंगे बिकॉज माई मदर, तो माई बदलेगा फिर से रिचर्ड से तो हिज आ जाएगा, क्योंकि माई पजेसिव केस है इसलिए रिचर्ड से बदला, रिचर्ड मीन्स ही से बदला तो ही का पजेसिव केस आ गया हिज। फिर इसके बाद हिज मदर इज मदर, और इज को आप वाज में बदलेंगे, वाज इल, एंड आगे बढ़ाएंगे और आई फिर रिचर्ड से बदलेगा तो फिर हो जाएगा ही, फिर रिचर्ड हो जाएगा, यहाँ पर आप लिखेंगे ब्रैकेट में रिचर्ड, ओके। आई बिकॉज आई हैव टू लुक आफ्टर हर, आगे लिखा हुआ बिकॉज आई, यहाँ पर ये देखिए आई हैव टू लुक आफ्टर हर। सो एंड ही हैड टू, हैव टू है तो हैड टू हो जाएगा, हैड टू लुक आफ्टर हर, एंड फुल स्टॉप। एक्चुअली दिस इज अ फुल सेंटेंस। तो या तो अगर बिकॉज को आपको लगाना है तो फिर आपको ये पूरा सेंटेंस लिखना ही पड़ेगा, देयर इज नो अदर वे, ओके, इफ यू हैव टू यूज दिस बिकॉज इन द सेंटेंस। और यदि आपको बिकॉज नहीं लगाना है, ठीक है ना, ये आपको इसका ये वाला सेंटेंस नहीं लिखना है, तो फिर एक दूसरा आंसर भी है भाई, दूसरा तरीका भी है। और वो तरीका क्या है, अब जरा फिर से बड़े ही गौर से सुनिए, वो दूसरा तरीका क्या है। दूसरा तरीका ये है भाई कि इस सारी झंझट से बचने के लिए हमको सिंपली एक ट्रिक, ये होती है ट्रिक तो तभी काम करती है जब आपका कॉन्सेप्ट सही होता है, अदरवाइज वो सारी ट्रिक्स यूं ही रखी रह जाती हैं और आप हमेशा ही गलतियां करके आ जाते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कभी कोई ट्रिकी वीडियोस मत देखिएगा। यदि आप
वास्तव में किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप रियली में नॉलेज लेना चाहते हैं, सो डोंट वॉच एनी ट्रिकी वीडियो। जो तमाम बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, तो ट्रिकी वीडियोस पर मत जाइए और वो कॉन्सेप्ट आप बिल्ड करिए, उस कॉन्सेप्ट को आप अच्छा करिए। वेल देखिए ज़रा, ये जो बिकॉज है, सो अगर हमें उस ग्रामेटिकल अड़चन से हमें बाहर निकल के आना है और इस झंझट से भी हमें बचना है, तो फिर आप एक सिंपल सा काम कर सकते हैं, यू कैन रिमूव दिस बिकॉज। अगर आपको ये प्रिंसिपल क्लास नहीं लिखना है तो फिर आप इस सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग भी नहीं कर सकते हैं। ओके, सो रिमूव, यहाँ पर से बिकॉज को रिमूव कर दीजिए, और सिंपली अगर आप बिकॉज को रिमूव कर देंगे तो फिर आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या? ये वाला सेंटेंस आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ये यहाँ तक सेंटेंस पूरा का पूरा चला जाएगा। लेकिन अगर बिकॉज लगाओगे तो फिर ये प्रिंसिपल क्लास ज़रूर लिखनी पड़ेगी। इसलिए अगर आप बिकॉज को यानी केवल यहाँ से लिखना चाहते हो तो बिकॉज को भी हटाना पड़ेगा। तो दो तरीके हो गए। क्या? एक तो जब हम बिकॉज को इंक्लूड करते हैं तो इंक्लूड करेंगे तो फिर ये प्रिंसिपल क्लास हम पूरी की पूरी लाएंगे, फिर बिकॉज लगाएंगे, और अगर आप ये प्रिंसिपल क्लास नहीं लाना चाहते हैं तो बिकॉज को भी यहाँ से हटा दीजिए, और हटाने के बाद ये सेंटेंस भी आपका रिमूव हो जाएगा, नहीं लिखना पड़ेगा, और ये एक सिंपल सा सेंटेंस बचेगा। तो दैट के बाद और इस चीज़ को आप स्टार्ट कर दीजिए, यानी दैट लगाइए, बिकॉज हटाइए और माई को बदलिए, हिज हो गया, हिज मदर वॉज इल एंड ही हैड टू लुक आफ्टर हर। सिंपली इतना आपको कर देना है। तो ये दो तरीके हैं। अच्छे से मेरी बातों को आप बार बार वीडियो को रिवाइंड करके आप ज़रूर सुनिएगा, और फिर इस तरह के ही सेंटेंसेस को आप कुछ सेंटेंसेस अगर आप अपनी कॉपी में अपनी तरफ से उनकी प्रैक्टिस कर लेंगे, सो आई बिलीव कि आपको ये वीडियो निश्चित रूप से पूरी तरीके से हेल्प करेगा। एंड आई सजेस्ट यू टू डू at least 5 or 10 sentences like this। इस तरीके के सेंटेंसेस आपको कम से कम 2-4 करने चाहिए आपको अपने घर पर, वो हमेशा के लिए आपके लिए तैयार हो जाएंगे। वेल गाइज, सो यहाँ पर टाइम पूरा होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लेकर आने वाला हूँ कुछ मिक्स्ड सेंटेंसेस। डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, बिकॉज आई विल इंक्लूड ऑल द सेंटेंसेज इन साइड द रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में मैं उन सभी वाक्यों को इंक्लूड करूंगा, यानी कोई भी रिपोर्टेड स्पीच में नहीं, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कभी असर्टिव सेंटेंस रखा होगा, उसी के आगे इंट्रोगेटिव भी रखा हो सकता है, फिर इंपरेटिव भी रखा हो सकता है, उसी के आगे फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी रखा हो सकता है। तो ये जो मिक्स्ड टाइप के, पैसेज टाइप के, जो काफ़ी लॉन्गर टाइप के नरेशन होते हैं, वो बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो उस एक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और जाने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप फटाफट मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए, ताकि इस तरीके के यूज़फुल वीडियोज़ आपको मिलते रहें, टाइमली आपको प्राप्त होते रहें। तो तब तक के लिए गुड बाय।